प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष पे और उसके सभी अनुभागों पे निरंतर कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे मेरे साथ जुड़े तमाम श्रोताओं को उनके जीवन के सभी दिशाओं में लाभ प्राप्त हो सके। ज्योतिष बहुत बृहंगम है और इसके बहुत सारे अनुभाग और प्रकार हैं, और एक ज्योतिषी को इन सभी प्रकारों के बारे में मालूमात होना चाहिए, पूर्ण जानकारी होना चाहिए। वैसे इसमें सभी व्यक्ति जो ज्योतिषी हैं वो एक विद्यार्थी के तरह जीवन जीते हैं। पूर्णता नहीं आती। पूर्णता के लिए प्राचीनतम ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने ज्योतिष को साधना के रूप में धारण किया, संभवतः उनमें थी, भगवान शंकर में थी, भृगु में थी, रावण में थी, बाद के दिनों में पराशर और वराहमिहिर में थी। कुछ अन्य नाम भी हैं, गर्ग हैं, वशिष्ठ हैं, भारद्वाज हैं। ये लोग भी ज्योतिष के मर्मज्ञ थे। परंतु कलयुग में ज्योतिष का प्रभाव संपूर्ण जगत पर, जिसमें मानव हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्रकृति है, उस पर भी पड़ता है। और यदि किसी भगवान ने अवतार लिया है मानव के रूप में, तो उन पर भी पड़ा है, चाहे प्रभु श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो। जिन लोगों ने भी अवतार लिया, उनके ऊपर भी ग्रहों, नक्षत्रों के प्रभाव को देखा गया। बहुत सारी विधियां हैं ज्योतिष की, और एक व्यक्ति के संपूर्णता में और व्यक्ति को चहुदिशा से लाभ पहुँचे, चाहे उसकी शिक्षा की दिशा हो, चाहे समाज में उसका स्थान हो, वह स्थान नौकरी के रूप में, व्यवसाय के रूप में, फिल्म स्टार के रूप में, स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, जिस भी विधा में, राजनेता के रूप में, अपराधी के रूप में, जिस भी विधा में वह पारंगत है, उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और केवल ग्रह नहीं, अगर हम कुंडली से बात करें तो ग्रह की बात होगी, नक्षत्रों की बात होगी, ग्रहों की दृष्टियों की बात होगी, उनके भाव फल की बात होगी, उनकी उच्चता निम्नता की बात होगी, उनकी डिग्री और अंश की बात होगी, उनकी युग्मता की बात होगी, और कई महायोगों की बात होगी, पंच महापुरुष योग की बात होगी, राजयोग की बात होगी, विपरीत राजयोग की। ये बड़ा बृहद होता चला जाएगा। और अपने देश भारत में ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग विधियां हैं, जैसे नंदी नाड़ी ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र, पंच पक्षी ज्योतिष, ये दक्षिण भारत में चलता है। पंच पक्षी, जिसके नाम में पंच है, अर्थात 5 पक्षियों के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर आपके विषय में फल बताया जाता है। मुख्यतया सनातन ज्योतिष में कुंडली का विशेष महत्व है। इसमें भी गणित और फलित दोनों प्रकार के ज्योतिष हैं। गणित में किसी व्यक्ति के कुंडली के निर्माण की प्रक्रिया बताई जाती है, जन्मपत्री कैसे बनती है, ग्रहों की क्या डिग्री है, ग्रहों की क्या दूरी है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, पृथ्वी से ग्रह की दूरी,
नक्षत्रों की गणना, और जब वो जन्मपत्री तैयार हो जाती है जिस व्यक्ति की हो, तो उसका क्या फल होगा, उसकी क्या परिणाम होंगे, यह फलित ज्योतिष में बताया जाता है। बड़ी बहुत सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहता हूँ, ताकि आप समझ लें कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। उपचार ज्योतिष में लाल किताब, भृगु संहिता, रावण संहिता, ये उपचार ज्योतिष है। अर्थात ज्योतिष में आपको जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान किस प्रकार से हो। लाल किताब तो आपका ज्योतिषी मूल्यांकन करने से पहले ही उसके उपचार की बात कर देता है, चाहे वह उपचार जिस भी प्रकार से हो, जड़ी बूटियों से हो, अनुष्ठान से हो, रत्न से हो, मंत्र चिकित्सा से हो, ये सभी प्रकार से आपका उपचार बताता है और आपको ठीक करने का प्रयास करता है। साउथ में जो पद्धतियां हैं वो अपने पद्धति से देखती हैं, लेकिन एक ज्योतिषी को किसी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से फ़ायदा पहुंचाना है तो सभी विधाओं का प्रयोग व्यक्ति के दोषों को देखते हुए, व्यक्ति के कुंडली के दोषों को देखते हुए करना चाहिए। एक व्यक्ति को ठीक होने के लिए सभी तरीके से उसका ठीक होना आवश्यक है, जैसे कुंडली से, हस्तरेखा से, फेस रीडिंग से, अंक ज्योतिष से, वास्तु शास्त्र से। अगर सभी चीज़ों में आप ठीक हैं और आपका वास्तु ही गड़बड़ है, आपने मकान को सही तरीके से नहीं बनवाया है, जिधर आपका शौचालय होना चाहिए उधर विद्या का रूम बनवा दिया है, विद्यालय बना दिया है, पूजा गृह बना दिया है, तो आप बतावें किस तरह से आपका मन शांत रहेगा, कैसे आप विद्या की प्राप्ति करेंगे? नहीं कर पाएंगे, आपका मन व्यथित होगा। तो एक साधारण सा उदाहरण दिया हूँ, वह वास्तु के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इस परिचर्चा में हम सभी नियमों का उल्लेख नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, बड़ा वृहद हो जाएगा। अब जैसे किसी व्यक्ति की अब सब चीज़ें ठीक हैं तो उसको दिखने में भी आकर्षक कैसे लगे, किस तरह उसका व्यवहार हो, इसके लिए अंक ज्योतिष है, जो उसको दिन के अनुसार वस्त्र को धारण करना, कौन से कलर उसके मकान के अंतर्गत होने चाहिए, कौन सा दिन, कौन सी तारीख उसके लिए फलदायक है, शुभदायक है, इसकी जानकारी रखना भी जरूरी है। किस अंक वाले से उसकी मित्रता हो, यह आवश्यक है उसके भाग्योदय के लिए। कौन सा अंक उसके लिए शुभ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो कुछ अधिक कार्य कर जाता है, और कभी किसी दिन को, किसी तारीख को उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसका मन अति उत्साह में नहीं रहता, उत्साहित नहीं रहता, हतोत्साहित रहता है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों का व्यक्ति सामना करता है, तो अंक ज्योतिष भी बहुत आवश्यक है। उसी तरह एक विद्या है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर के लक्षण, व्यक्ति की हस्तरेखा, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति किस तरह से चलता है, उठता है, बैठता है, बात करता है, व्यक्ति के शरीर में जो अंग हैं वह अनुपात से अधिक हैं या अनुपात से कम हैं या विकृत हैं, इसका भी उस व्यक्ति के निर्वचन में, उस व्यक्ति के बारे में जानने में, उस व्यक्ति के विषय में समझने में बड़ी भूमिका है। जैसे कोई चीज़ आपको देखने में अच्छी नहीं लगती है, विकृत लगती है, भोजन भी अव्यवस्थित तरीके से आपकी थाली में है, तो चाहे वो भोजन कितने भी प्रकार का क्यों न हो, आपको स्वाद नहीं देगा, उसे ग्रहण करने का आपका मन नहीं बनेगा। और बहुत सलीके से सजाकर तस्तरी में थोड़े कम
प्रकार के भी व्यंजन यदि रखे गए हैं तो खाने को मन करेगा। इसको बहुत विशेष तरीके से समझना है। इन सभी प्रकार के चीज़ें जो भौतिक शरीर से संबंधित हैं, इनको ये कवर करती हैं, इनके विषय में ज्ञान देती हैं। परंतु कुछ बाह्य चीज़ें हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का शरीर एक निर्धारित समय के लिए आता है, अगर उस निर्धारित समय से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जो जीवात्मा है वो भटकती है उतने समय के लिए जितने समय तक का आपका शरीर बना था। अब वह किसी दूसरे शरीर पर प्रभाव डालती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके विचारों को प्रभावित करती है, उसके सद्विचार को विकृत विचार में बदल देती है, असद विचारों में बदल देती है, तो उसका उपचार है। कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन के आधार पर आपके ऊपर इस प्रकार की क्रियाओं को करता है, तो उसके लिए भी उपचार है, उसका अध्ययन है, जिसको तंत्र शास्त्र कहते हैं। इसमें 6 प्रकार के कार्यों की व्यवस्था है, उस पर विस्तार से कभी चर्चा होगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुओर विकास के लिए इन सभी शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे हस्तरेखा विज्ञान के विषय में मैंने बताया, इसमें जो उंगलियां हैं, उंगलियों पर जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह भाग्यशाली होने के द्योतक है और दुर्भाग्यशाली होने के द्योतक हैं। जैसे शंख, चक्र, गदा, नाव, त्रिशूल, क्रॉस इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको लाभप्रद हैं। क्रॉस हर जगह लाभप्रद नहीं है, परंतु शनि के पर्वत पर, गुरु के पर्वत पे ये लाभप्रद है। अन्य जगहों पर भी लाभप्रद है, उसका कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। शंख हमेशा लाभप्रद है। इसी तरह से किसी व्यक्ति के पैर के तलुओं में ये सभी निशान हैं, जिस निशान को आमतया आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी शुभ मानते हैं। जैसे स्वास्तिक, वह शुभ ही होता है। मछली का देखना शुभ होता है तो शुभ ही होगा। शंख शुभ कार्यों में प्रयुक्त होता है तो यह शुभ ही होगा। जो आप ज्योतिष क्या है, आपके इर्द गिर्द की चीज़ों को समझें। आपके इर्द गिर्द में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ जिन चीज़ों को आप पहले से आपका मस्तिष्क मान बैठा है कि यह शुभ है, वो शुभ ही है और लक्षण शुभ ही होता है। किसी व्यक्ति का शारीरिक लक्षण भी उस व्यक्ति के विषय में बताने में सक्षम है शारीरिक लक्षण शास्त्र। इसको सामुद्रिक शास्त्र से देखा जाता है। अंगूठा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है किसी व्यक्ति का। यदि साक्षात्कार के लिए कोई व्यक्ति जाता है और अंगूठे को हाथों में दबा लेता है, छिपाता है, तो समझिएगा कि उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो चुका है, वह घबराया हुआ है, वह साक्षात्कार देना नहीं चाहता है, अंदरूनी तौर पर वह तैयार नहीं है साक्षात्कार के लिए, परंतु आया है साक्षात्कार देने। यदि इसी में उसके पंजे खुले हुए हों तो यह माना जाएगा आया तो है साक्षात्कार के लिए, परंतु लापरवाह है, केंद्रित नहीं है साक्षात्कार के लिए। वही अगर 5 उंगलियां आपस में जुड़ी हैं, कोई अनायास हलचल नहीं है, तो समझिए व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज है, भरा हुआ है, ये कुछ करेगा, ये अच्छा साक्षात्कार देगा। मैं एक सामान्य छोटे छोटे उदाहरणों से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत सारे लाखों उदाहरण हैं, सभी का जिक्र संभव नहीं है थोड़े समयों में। धीरे धीरे मैं सभी शास्त्रों पर आपको
जानकारी दूंगा और हस्तरेखा पर बोलूँगा तो विश्व के महानतम व्यक्तियों के हाथों का प्रिंट दिखाऊंगा और बताऊंगा ये क्यों महान हुए, इनका प्रारंभ कैसे हुआ और ये विश्व में इस स्तर पर कैसे पहुँचे, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष होंगे, संत होंगे, कुछ अपराधियों का भी निर्वचन किया जाएगा कि ये कैसे होते हैं, साधु महात्मा होंगे, बड़े उद्योगपति होंगे, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, इन लोगों का भी मैं दूंगा। ब्यूटी कंपटीशन, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में किस प्रकार के लड़कियां सफलता प्राप्त करती हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, शुक्र की कैसी स्थिति होनी चाहिए, वाणी की ओजस्विता किस प्रकार की होनी चाहिए, बुद्धि विवेक का संगम किस प्रकार से होना चाहिए, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आपको इन विषयों पर ज्ञात कराएंगे, इस पर ज्ञान देंगे। अब जैसे कुंडली है, बहुत प्रचलित है, परंतु इसके निर्माण में दोष हो जाए तो निर्वचन उसी प्रकार का होगा, दूषित निर्वचन होगा। कुंडली के बहुत सारे तत्व हैं, उसके निर्माण की कठिन प्रक्रिया है, परंतु सॉफ्टवेयर आजकल इतना डेवलप हो गया है कि गणितीय गणना जो है वो त्रुटिहीन हो गई है। अब उसमें कोई त्रुटि नहीं रहता मैनुअल से, तो काफ़ी हद तक फलादेश भी, परंतु आपके जन्म का समय भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। वह समय कैसे हो, माता जब जन्म देती थी तो माता को कहाँ याद रहता था, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अब तो डॉक्टर और नर्सिंग होम में बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता देते हैं, तो काफ़ी सहूलियत हो गई है चीज़ों को करने में। उसी अब हस्तरेखा है, आपका चेहरा है, आपका शरीर है, बहुत परिवर्तन नहीं होता। हस्तरेखा जो है मोटे तौर पर आज भी है, कल भी रहेगी। बहुत कम रेखाएं उसमें परिवर्तित होती हैं, थोड़ी छोटी हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो मौलिक तौर पर हाथों का प्रकार भी एक रहता है, तो फलादेश करने में आसानी हो जाती है। परंतु सीमाएं हैं, हस्तरेखा की सीमाएं हैं, कुंडली की सीमाएं हैं। हस्तरेखा से सब कुछ नहीं बताया जा सकता। आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं बताई जा सकती हैं, आपका शिक्षा बताया जा सकता है, आपकी दुर्घटना बताई जा सकती है, आपके संतान योग के विषय में बताया जा सकता है, आपका विवाह कितने आयु में होगा ये बताया जा सकता है, आपके जीवन में मुख्य वर्षों में क्या क्या घटित होगा ये भी बताया जा सकता है। इसके बावजूद भी इसकी सीमा है, इसमें उन तत्वों पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है जो आपके जन्मपत्री में है। ग्रहों की उचित डिग्री नहीं बताई जा सकती है, उनके भावफल को नहीं देखा जा सकता है, उनकी युग्मता को नहीं देखा जा सकता है। कुंडली के अनुसार जन्मपत्री में ग्रह स्पष्ट हैं। प्राचीनतम समय से ऋषियों ने ज्योतिष को अपनाया और वैदिक ज्योतिष में आप देखेंगे कि ग्रहों और नक्षत्रों की गणना के आधार पर किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्वचन किया जाता था। इसी में एक शब्द ताजिक भी है, उसको भी थोड़ा सा प्रकाश में डालूं। ताजिक ज्योतिष वह है, ताजिक ज्योतिष वह है जिससे आप किसी देश के पूरे वर्ष के घटनाक्रम को बता सकते हैं, माह के अनुसार भी बता सकते हैं, एक वर्ष की घटना को बता सकते हैं कि इस वर्ष में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, देश पर आक्रमण होगा या यह देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, देश की भौगोलिक
वातावरण में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, देश के फसली माह में फसलों का किस प्रकार उत्पादन होगा, देश की व्यावसायिक गति किस प्रकार से रहेगी और कौन से व्यवसाय देश को लाभान्वित करेंगे और कौन से व्यवसाय आर्थिक रूप पर क्षति पहुंचाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों का भी अध्ययन ताजिक से किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा देश तबाह हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश के मुखिया बनने की प्रबल संभावना है, कौन कौन से देश एकजुट हो सकते हैं और कौन कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके ऊपर सामूहिक रूप से कार्यवाही होगी, ये भी है। सूक्ष्मतम में प्रश्न कुंडली भी है। कोई व्यक्ति आता है, बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है और वो चाहता है कि हमें तत्काल बताया जाए कि हमारा समय कैसा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रश्न कुंडली बनती है, लग्न बनेगा, उसका राशि बनेगी, ग्रहों की स्थिति बनेगी, उसमें तत्काल बता दिया जाएगा। वो प्रश्न पूछेगा, ये काम मेरा होना है, महाराज जी बताइए इस काम के विषय में सफल होगा कि नहीं। तो प्रश्न कुंडली से तत्काल बताया जा सकता है कि हाँ, इस काम में आप सफलता प्राप्त करेंगे या असफलता प्राप्त करेंगे। यह भी ज्योतिष का ही एक भाग है, ज्योतिष से अलग नहीं है, यह भी ज्योतिष का ही एक भाग है। चाइना में भी ज्योतिष के कुछ प्रकार हैं, वो लोग भी करते हैं। वो पशु पक्षियों के आधार पर राशियों का निर्धारण करते हैं। 12 पशुओं का चयन उन्होंने किया है, पशु और पक्षियों का चयन, पशु नहीं उसमें पक्षी भी है, उल्लू, गीदड़, सूअर, फलाने ढिमकाने, इस तरीके से उन्होंने किया है। जैसे अपने यहाँ दक्षिण भारत में 5 प्रकार के पंचपक्षी शास्त्र है। नंदी नाड़ी है, तो नंदी नाड़ी में भगवान शिव के परम सहायक नंदी जी के आधार पर वो है, उसका निर्वचन है, भगवान शिव ही आराध्य हैं। वर्तमान समय में एक टेरो कार्ड का प्रचलन जोर पकड़ रहा है। ये उसी प्रकार से है जैसे किसी व्यक्ति को सुंदर होने के लिए प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीका वो अपनाता है। अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना, हरे भरे सब्जियों का सेवन करना, फलों को खाना, सूखे फलों को खाना, व्यायाम करना, योगा करना, टहलना, दौड़ना, शारीरिक व्यायाम, इसके आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य आप में निकलता है। और क्रीम, फेशियल, ये सब लगाना, थोड़े समय के लिए सुंदर दिखने का प्रयास करना, निश्चित है कि यह तत्क्षण सुंदरता है। जो बरसात में धुल गई तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये महिला कौन थी, कि वही थी पहले वाली या कौन है। तो ये है टेरो कार्ड। अब टेरो कार्ड में जाके आप कोई ताश का पत्ता निकाल लेते हैं। अब उस पत्ते में जो चिन्ह दर्शित है उसके आधार पर अगला बोल जाता है, बताता है। और जिस व्यक्ति के विषय में बताता है वह 2 घंटे बाद अगर पुनः आ जाए और फिर एक टेरो कार्ड खींच ले तो पता चला कि अभी वो दुष्ट साबित होकर गया था 1 घंटा पहले, अब ये संत हो गया 1 घंटे के बाद। दूसरे दिन अगर आके खींच ले तो पता चलेगा ये बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाएगा और बेचारा पैसे को मोहताज है। एक ही व्यक्ति के दर्जनों परिणाम 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो अब टेरो कार्ड की विश्वसनीयता के विषय में हम क्या कहें, सबके अलग अलग ज्ञान है, उसको आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। मित्रों, ज्योतिष बहुत बृहंगम है और इसको बड़े कम
समय में बताया नहीं जा सकता, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि आपको पूर्ण लाभ दूं, और उस पूर्ण लाभ के लिए मेरा भी ज्ञान जरूरी है। आप कोई भी प्रश्न अगर मेरे तक रखते हैं, कोई भी प्रश्न मेरे तक रखते हैं, प्रयास करूंगा कि अगर उस प्रश्न का उत्तर देने में मैं तत्काल सक्षम हूं तो तत्काल दे दूंगा। यदि उसमें हमें अधिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, आपके कुंडली, आपके हस्तरेखा, आपके फेस रीडिंग से, तो मैं अध्ययन करके उसका उत्तर दूंगा। बहुत अधिक प्रश्न मेरे सामने न रखे जाएं, क्योंकि अकेला हूँ, बहुत सारे लोगों का देखना है। तो जो 24 घंटे का समय है, इसमें 8 घंटा हमको अपने लिए भी चाहिए। तो इन सभी विषयों पर मैं कोशिश करूँगा कि बालक है तो बालक के लिए क्या आवश्यक है, उस पर उसका सुधार करूं, उसको दिशा निर्देशित करूं कि वो भविष्य में क्या बन सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति हैं, उनके परिवार की क्या क्या समस्याएं हैं, संतान की समस्या, संतान ना होने की समस्या, आर्थिक समस्या, रोगग्रस्तता की समस्या, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में कितना दूरी तक वो जा सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। विश्वास जानिए, काफ़ी हद तक मेरे मार्गदर्शन में आप लाभान्वित हो सकते हैं। अब तक जो लोग भी मेरे से जुड़े 30-35 वर्षों में, सब लोग मेरे साथ हैं, कोई मेरा साथ छोड़ा नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं लोग मुझे। तो कुछ प्रभु ने कृपा की होगी मेरे ऊपर, तभी तो वो लोग ज्योतिष में जुड़े हैं और परामर्श ले रहे हैं। ठीक है, कोई 3-3 वर्ष के बाद भी मुझको फ़ोन करता है, वो अपने देश में, देश से बाहर भी है, करता है, याद करता है। अर्थात मेरे से उसका स्नेह है और प्रभु कृपा से लाभान्वित हुआ है। तो मैं इन सभी विषयों की बड़ी सूक्ष्मतम जानकारी दूंगा और आपको लाभान्वित करूंगा। कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहे तो सीख भी सकता है, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको इसकी दुरूहता में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र बहुत दुरूह है, फल दीपिका हो, भाव दीपिका हो, भाव मंजरी हो, भृगु संहिता हो, रावण संहिता हो, मैंने तो वेदों का भी अध्ययन किया। तो ये बड़े सरल नहीं है, मुहूर्त चिंतामणि है, बड़े कृष्णतम अंदाज में लिखे गए हैं। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि युगों युगों में इन ग्रहों के प्रभाव अलग अलग तरीके से लोगों को लाभ पहुँचाते हैं। अब सतयुग में, त्रेता में धन का वह मूल्य नहीं था जो वर्तमान में है, राजनीति का भी वह मूल्य नहीं था। तो उस समय शनि और शुक्र को उतना महत्वपूर्ण ग्रह नहीं माना जाता था, बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बृहस्पति की भी अपनी उच्चतम महत्ता है, परंतु शुक्र, राहु, शनि की भी अपनी बड़ी मजबूत महत्ता है, मतलब इसके बिना नहीं रहा जा सकता। तो बहुत सारे परिवर्तन हैं। एक ज्योतिषी का यह कर्तव्य होता है कि वह काल, पात्र और स्थान के अनुसार निर्वचन करे। अब जैसे अभी हम आपके साथ मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तभी मोबाइल था ही नहीं। तब उस वक़्त में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को या इंजीनियर के बारे में हम कैसे बताते कि ये बच्चा पढ़ के इंजीनियर बनेगा, कैसे बताते? ये तो नूतन समय की देन है। एक उदाहरण मैंने दिया है, इस तरह से आप असंख्य उदाहरण देख सकते हैं जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में नहीं था। उसमें हथियार जो थे वो सीमित मात्रा में थे, रोग भी सीमित मात्रा में था। तो उस समय की चीज़ों को आज हम उसी रूप में, उसी समरूप में नहीं ले सकते। हमें आज के दौर के अनुसार आज जो चीज़ें हैं
उसी में बच्चे के भविष्य को देखना है, उसी में बालक के भविष्य को देखना है, उसी में वयस्क व्यक्ति के भविष्य को, उसी में वृद्ध व्यक्ति के भविष्य को, अधेड़ व्यक्ति के भविष्य को देखना है। आप मेरे ऊपर विश्वास करें थोड़े समय के लिए। आपके विश्वासों पर यदि मैं खरा उतरता हूँ, प्रभु हमें खरा उतरवाते हैं, तो यही निरंतरता, अग्रसरता बनी रहेगी। नहीं तो आप लोगों से क्षमा मांग के मैं इससे अलग हो जाऊंगा। स्वाध्याय तो मेरा चलता ही रहता है, वो चलेगा। बहुत बृहद होता जा रहा है, तो इस पर मैं अब विराम लगाना चाहता हूँ और आप सभी लोगों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य।